लोकतंत्र में कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन हमें देखना पड़ेगा कि आपकी चुने हुए लोग प्रतिनिधि, आपकी सरकार, उनके कुछ गुंडे पाले हुए लोग किसानों पर, अन्नदाताओं पर इस तरह से वार करेंगे खुलेआम। सच पूछो तो जो वो तस्वीरें हैं, वो जो वीडियो है लखीमपुर की जो घटना के बारे में जो अब सामने आई है, मैं तो उनको देख भी नहीं पाया। उनको देख के ही कुछ ना कुछ हो जाता है। यही भाव, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो वहां उनके परिवार के ही लोग हो जो प्रभावित हो या लखीमपुर जिले के ही लोग हो, यही बात देश भर में जो किसान हैं, जो जानते हैं, जिनके अंदर मानवता जिंदा है, उनके भी यही भाव है कि बहुत गलत हुआ। और सोचने का विषय है किस तरह से समाज में दरारें पैदा की गई, कैसी अजीब सी नफरत लोग पाले हुए। इस सब होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग, लालची लोग हैं, जिन्हें अपनी सत्ता बचानी है, अपनी मानवता गंवाने को तैयार है, नीलाम करने को तैयार है, ईमान धर्म बेचने को तैयार है, सत्ता की गद्दी ना छिन जाए। ऐसे लोगों को भी सर समाज की इस पंचायत में मैं उम्मीद करता हूं कि आप चिन्हित करने का काम करेंगे। और इनका तो एक ही इलाज है, सत्ता से आप इनको बाहर कर दो, वहीं उनकी जो है पूरी जान अटकी पड़ी है। इससे बेहतर बदला कोई नहीं हो सकता। मैं जहां जहां जा रहा हूं, वैसे तो बहुत लोग किसान ऐसे हैं जो कुर्बानी देते हैं, उनका नाम कभी आता नहीं, उनका जिक्र कहीं हो नहीं पाता, लेकिन कम से कम जो लखीमपुर के जो किसान हैं, उनका नाम तो हम जान गए हैं। इसलिए मैं जहां जहां जा रहा हूं, मैं वहां किसानों को कह रहा हूं, अपने भाइयों को कह रहा हूं कि आप उनके नाम याद करें, लिखना हो तो लिख के रखें, दिल में वो उनकी तस्वीर, उनकी वो याद, उनकी वो स्मृति को बैठाएं। एक नौजवान थे लवप्रीत, एक दिलजीत सिंह, एक नक्षत्र सिंह, एक गुरविंदर सिंह, एक पत्रकार रमन कश्यप। ये 5 लोगों के नाम भूलने नहीं। ये सरकार चाहती है हम भूल जाएं। सरकार ऐसा बता रही है कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जो मंत्री हैं वे दागी, पहले भी उनपे 302 का मुकदमा दर्ज हो चुका। उन्हें गृह मंत्री बनाया ही क्यों था, मेरे समझ में आती नहीं बात। उनको इस बीच में दिल्ली भी बुलाया, जिन्हें दंड देना चाहिए था, जिन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए था, उनको बगल में बैठाया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, और उनकी पीठ थपथपाकर वापस भेज दिया कि तुम अपना काम जारी रखो। कौन सा काम वो करेंगे? 5 दिन लग गए यूपी पुलिस को उनके बेटे को गिरफ्तार करने में, और गिरफ्तार नहीं हुआ, वो खुद गया है। उनके घर के बाहर पोस्टर लगाया गया कि जब समय मिल जाए टहलते टहलते पुलिस थाने आ जाइएगा। यही है। कोई आम आदमी ऐसा अपराध करेगा? ऐसा रवैया तो होता नहीं किसी के साथ, होना भी नहीं चाहिए। मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उससे पहले आपको बता दूं, हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा कानून बना है, कड़ा कानून है यूएपीए। लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कितना यूज कर पा रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, सिर्फ 2% इसमें कन्विक्शन रेट है, जो खराब है। लेकिन जो कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ मुकदमा यूएपीए में दर्ज सरकार करती है। हाथरस प्रकरण में कुछ 5-6 पत्रकार आए थे, बाद में योगी जी ने उनके खिलाफ यूएपीए लगवा दी। अब आप भी जानते हो सच्चाई, सब लोग जानते हैं। हाथरस में ऐसा तो नहीं है कि कोई अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश, कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश थी योगी जी को बदनाम करने के लिए, नहीं।
एक पीड़ित परिवार को न्याय प्रणाली से आप दूर रखना चाहते थे। वो गरीब परिवार है, वो ऐसी कम्युनिटी से आता है, आपने सोचा दबा लो, मामला जो है दब जाएगा। पूरी सरकार लग गई। योगी जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अब वो बेचारे पत्रकार आए थे यहां, उनको आतंकवादी बना के जेल में बंद है, 6 महीने हो गए। जब से मोदी जी आए हैं 8,300 मुकदमे यूएपीए के दर्ज हुए हैं, 8,300 लोग जेल में बंद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ऐसे गाड़ी चलाने वाले जो लोग थे, उनको भड़काने वाले जो लोग थे, किसान अन्नदाता के विरुद्ध साजिश रचने वाले जो लोग थे, वो कौन लोग थे? वह क्या आतंकवादी नहीं है? बताओ, आतंकवादी तो हैं। उनके खिलाफ यूएपीए की धारा नहीं लगेगी। लेकिन कोई किसान ट्रैक्टर लेके जो दिल्ली गए थे, दिल्ली पुलिस ने जब उनके खिलाफ मुकदमे लिखने शुरू किए, आप किसानों के खिलाफ भी उस 26 जनवरी की तारीख के बाद गांव गांव में नोटिस भेजे गए थे। तुम दिल्ली अपना ट्रैक्टर, अपनी गाड़ी कैसे लेके गए? यूएपीए की धारा उनके खिलाफ लगाने की सोच इस सरकार की। तो आप किसान की बात करोगे, आप पे यूएपीए लगेगी, आप तो आतंकवादी हो, आप तो राष्ट्र विरोधी हो, आप तो भेड़िए हो। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी घूंट लगेगी किसी को, ये सच्चाई है। और हालात इतने खराब है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। इमरान खान का जन्मदिन होगा तो ट्वीट करेंगे सबसे पहले। अभी तक जम्मू कश्मीर में जो हमारे जवान शहीद हुए आतंकवादी मुठभेड़ पे, कोई ट्वीट नहीं आया। लखीमपुर घटना पे कोई ट्वीट नहीं आया। आपको बताया गया था कि अब जो धारा लग गई वहां कश्मीर में, लाल चौक पे यहां हाथरस से निकल के कोई जाएगा तो अगर प्लॉट खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। ये बताया था वहां तो आर्मी लग गई, साहब आतंकवाद की कोई घटना हो ही नहीं सकती। यही तो बताया था। कैसे हो गई? कैसे हमारे जवान शहीद हो गए? एक एक करके चिन्हित करके जो वहां मास्टर हैं, वहां कश्मीरी पंडित हैं, वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, एक एक चिन्हित करके उनको आज भी मारा जा रहा है। उस पर भी कोई ट्वीट प्रधानमंत्री का नहीं आया। लखनऊ गए, लखीमपुर की बात नहीं करी। अभी कल परसों मानव अधिकार पे खूब अच्छा लच्छेदार भाषण जा रहे थे, मानव अधिकार यूं होते हैं, यूं होते हैं। लेकिन किसान का कोई मानव अधिकार नहीं। नहीं, ऐसी क्रूर सोच का उपाय, क्या उपाय है, क्या इलाज मेरे पास नहीं, लेकिन आपके पास है। लोकतंत्र के माध्यम से आए थे, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र ही लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये महा झूठे लोग हैं। बहुत झूठ बोलते हैं, तरीके से बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विस्फोट पैदा हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं बातों को। कोठी मीना बाजार पे आगरा में आए थे जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी। अभी आलू की चर्चा हो रही थी, आलू की ये बेल्ट यहां से लेके जो है पूरे ब्रज में आलू आलू आलू। अब फिर आलू का काम तेजी से हो रहा है, खाद की किल्लत और आलू की स्थिति ये। मैं सुन लूंगा आपकी बात। आलू की तो आफत है, दाम में जब थोड़ा उछाल आता है, आलू का रकबा भी बढ़ा देते, पैदावार बढ़ा देते।
उत्तर प्रदेश के किसान करते हैं, उसमें भी यही क्षेत्र है जो ज्यादा पैदावार करता है। बाराबंकी में होता है, फरुखाबाद में, और ये आगरा और ये हमारे सादाबाद, हाथरस बेल्ट, मथुरा, यही आलू की पैदावार है। योगी जी जानते हैं उस समय उनको जो नस पकड़नी थी आपकी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देश का चुनाव था, कोठी मीना बाजार पे पहुंचे, उनका गुजरात में तो आलू का किसान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आलू पैदा करता है, सबसे ज्यादा ईल्ड है। और आलू के किसान की 3 बात है, वे मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनना था, उनका पहली बात तो आलू का मूल्य उचित मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया बात। उनका आलू की पैदावार बढ़नी चाहिए, बिल्कुल ठीक, मूल्य ठीक मिलेगा, पैदावार अपने आप किसान बढ़ा देंगे। और तीसरी बात उन्होंने कहा, आलू की मूल्य की वृद्धि के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, प्रसंस्करण को, उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। तीनों बात से कोई असहमति तो नहीं है, सब सहमत हैं। और उन्होंने घोषणा की यहीं आगरा में हम अनुसंधान केंद्र स्थापित करेंगे आलू का। योगी जी ने कहा था हम आलू खरीदेंगे, प्रत्येक किसान से आलू खरीदा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ना तो आगरा में कोई केंद्र बना, हालात इतने बिगड़ चुके हैं, कर्ज के बोझ में किसान दबा जा रहा है, भाव मिल नहीं रहा। किसी भी फसल को देख लो, बाजरे का एमएसपी 2250 रुपए हो गया और रेट क्या है 1200। धान में कल उस पट्टी में जहां था, पूरे तेराई में जो है इतनी बढ़िया धान की पैदावार, वहां मैंने किसानों से पूछा, कहा जी 1000-1100 से ऊपर भाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। वही बिचौलिए हैं, वही लोग हैं, वो खूब मुनाफा खा रहे हैं, किसान को दाम मिल नहीं रहा। तो आलू में अब इन्होंने 7 साल के अनुभव में आपने देख ही लिया, झूठी तो बोला था और क्या बोला। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसका उपाय ऐसा नहीं है, असंभव चीज नहीं है। अगर सरकार की नीयत और नीति साफ हो, ईमानदारी से वो काम करेंगे, तो किसानों को उनका हक मिलेगा। हमने ये फैसला लिया है 31 अक्टूबर को हम घोषणा पूरी करेंगे। लेकिन यहां मैं क्योंकि आपके बीच हूं, मैं घोषणा करना चाहता हूं, आलू के संबंध में हमारी सरकार बनेगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपकी लागत के 1.5 गुना के हिसाब से हम तय करेंगे। और मेरा मानना यह है, सरकार थोड़ा से भी अगर आलू खरीद लेती, जो योगी ने घोषणा करी थी, अगर उस समय सरकार थोड़ा सा भी खरीद लेती तो मंडी पे उसका प्रभाव पड़ता, जो निजी क्षेत्र के खरीदार है उन पर दबाव बनता, सप्लाई और डिमांड के असूल पे चलने वाले, उस सिद्धांत पे चलने वाले मंडी पे प्रभाव पड़ता। मेरा यह मानना है, सरकार सिर्फ भाव घोषित ही नहीं करेगी, वे खरीदेगी भी। और खरीद के जो हमारे प्रदेश में अंत्योदय योजना के परिवार हैं, जो अंत्योदय योजना से प्रभावित हैं, जिनको खाद्य आपको सामग्री अनाज बांटा जाता है, सरकार देती है, प्रति यूनिट, प्रत्येक अंत्योदय परिवार को प्रति यूनिट हम 3 किलो आलू भी देने का काम करेंगे। समझ लो, सिर्फ गेहूं चावल नहीं मिलेगा, राशन में सिर्फ गेहूं चावल नहीं मिलेगा। आपकी सरकार बनेगी तो सरकार खरीदेगी भी और आलू बांटेगी। ये टिकट के मसले को लेकर ज्यादा हुआ है, टिकट का कोई मसला नहीं भाई, टिकट की चर्चा ना करो, अभी एकता बनाओ। हमारे यहां हम किसी गुंडे को तो देंगे नहीं, अपराधी को तो देंगे नहीं, जिसको देंगे वो किसान के लिए वकील बन के काम करेगा, खेत में खड़े होकर आपकी मदद करेगा। और पुराने लोग जानते हैं, वह चौधरी चरण सिंह जो चुनावी सभा में अपने उम्मीदवार की कुछ खोट मिल जाता था नीयत में, चरित्र में, तो टिकट काट दिया करते थे। हमारी पार्टी पे आप जानते हो ऐसे कोई आरोप
ना आज लग पाए, ना कल लग पाए, ना कभी लग पाएंगे, तो चिंता ना करो टिकट। कर देंगे साहब समय पे लेकिन ज्यादा खर्चा मत कराना उनका। खर्चीले नहीं हम पे उम्मीदवार, ना कहनी पड़ रही है। मैं देख रहा हूं ना प्रधानी में खूब खर्चा हो रहा। ईमानदार आदमी चाहते हो तो ईमानदारी से आपको वोट दिलवानी पड़ेगी। एक और बात जो मैं आपके बीच कहना चाहता हूं, वैसे पूर्व की सभाओं में हम लोग घोषित कर चुके हैं, जो हम अपने मैनिफेस्टो में जोड़ेंगे। दो मुख्य बातें हैं। जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं, उससे कोई भरपाई नहीं हो रही। रोज 30-35 पैसे डीजल का भाव बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। पिछले 7-8 दिन से रोज बढ़ रहा है। बिजली सबसे महंगी है उत्तर प्रदेश में, सबसे महंगी। बताओ साहब, बिजली महंगी हो रही नहीं? किसान की लागत बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, घर घर के स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए 6,000 रुपए काफी नहीं है। हमने फैसला लिया कि हमारी सरकार चौधरी चरण सिंह जी के नाम से उनकी स्मृति में 23 दिसंबर को आप 6,000 देते हो, उस 6,000 को बढ़ाकर 12,000 प्रत्येक किसान को हम लोग देंगे। और जो सीमांत किसान हैं, जो असिंचित जमीन पे खेती करने वाले किसान हैं, उनको 12,000 नहीं, उनको 15,000 देने का काम हम लोग करेंगे। अभी कोई बुद्धिजीवी होगा यहाँ, सभी बुद्धिजीवी हैं, कोई कहेगा साहब पैसा कहां से आएगा? पैसे की कोई कमी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए योगी जी ने आपके खर्च कहां किए? अपनी तस्वीर लगवाने में, छपवाने में पूरे देश के अखबारों को पाट दिया। देश के हर शहर में अपनी जो तस्वीर लगाई है, होर्डिंग लगाई, और कहा कि उत्तर प्रदेश अव्वल, नंबर 1 उत्तर प्रदेश। नंबर 1 क्या हो रहा है? अपराध में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, हर चीज में हम पिछड़ते जा रहे हैं। हर चीज खत्म हो गई। जब कोरोना आया उनका बिस्तर खत्म, दवाई खत्म, ऑक्सीजन खत्म। ऑक्सीजन पहली बार आपने सुना, ऑक्सीजन खत्म हो गई। मोदी जी लाए थे नोटबंदी, घर घर में आपकी पूंजी खत्म। जीएसटी आई, छोटे कारखाने, छोटे व्यापार सब खत्म। सरकारी जितनी कंपनियां हैं उनको खत्म कर देंगे तो कहां से नौकरी मिलेगी? नौकरी भी खत्म। कोयला भी खत्म हो गया, कोयला भी नहीं बच रहा। और किसान के खात्मे के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूं योगी जी, अब आपका समय भी दी एंड हो गया, एंड चैप्टर क्लोज। मैं यहीं इस मौके पे यहां हमारे जनपद के एक युवा नरेंद्र छोकर की मृत्यु हो गई। कार्यक्रम इस आयोजन में ही वो लोग आदमी जुट रहा था, हमारा युवा कार्यकर्ता है। मैं उसके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और आखिर में चाहता हूं कि आप सब भी खड़े होके, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, सीमा पे हों, लखीमपुर में हों, हमारे बीच के हों, उनके प्रति हम 2 मिनट का मौन धारण करके उनको संवेदना व्यक्त करें। उनके नरेंद्र के भाई हमारे बीच में मौजूद। ओम ओम शांति शांति शांति।
अच्छा राम। सादाबाद के पूर्व विधायक प्रताप सिंह जी से मेरा अनुरोध है वो आकर के धन्यवाद दें आदरणीय जनता को। इतनी व्यस्तता के समय आप सब लोग आए, यहाँ पर जयंत चौधरी को आपने सुना। मैं अपनी तरफ से सादाबाद जनता की तरफ से और वीर गोखला की भूमि से जयंत चौधरी का बहुत बहुत आभार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम का भाई सुमित चौधरी जी ने माननीय अध्यक्ष जी को सम्मानित किया प्रतीक चिन्ह देकर के। मथुरा से रामवीर भरंगर जी, राजपाल भरंगर जी, कुंवर नरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र सिंह एडवोकेट जी, उनके साथ तमाम साथी गण आए हैं। अलीगढ़ से भी प्रेम सिंह जाटव जी और प्रीति धनगर जी। आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है वो संबोधित करें। आज चौधरी साहब आपके बीच में आए और इसको आप ध्यान रखें, चौधरी साहब ही देश की तरक्की का रास्ता आप किसानों के लिए अपना सकते हैं। उनको आशीर्वाद दीजिए। चौधरी साहब का स्वागत इसी में है। यहाँ से जो भी विधायक चुनाव लड़े उसको चौधरी साहब को